देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर बीकर है और बीकर में हमने ऐड ए जो सॉल्वेंट है उसको हमने वाटर लिया है, ठीक है, यानी वाटर वाले सॉल्वेंट लिया है, इसमें हमने शुगर को ऐड किया। आपके पास जो वाटर है उसकी अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है ना। और जब आप इस वाटर में शुगर डिजोल्व करते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है, रूम जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है। वैसे रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि फिर भी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसपे आप शुगर को इसमें घोल के देखना चाह रहे हो वो टेम्परेचर एक कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें शुगर को डिजोल्व करना स्टार्ट किया, तो आप डिजोल्व करते रहे, एक समय ऐसा आएगा कि जो वाटर है, वाटर के जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें शुगर कंप्लीटली फिल हो जाएगी और उसके बाद उस शुगर, इस जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास है, ठीक है, उसमें जो शुगर है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिखेगा जैसे बोतल में कुछ है ना अनडिजोल्व शुगर बच गई हो, तो घुलना बंद हो जाएगी। अगर देखें बाय सिंपलिसिटी से रहेगा तो घुलना बंद हो गई है, उसके अंदर डिजोल्व होना बंद हो गई है, बट एक्चुअल में वो डिजोल्व होना बंद नहीं होती है। पहले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पॉइंट थी तो क्लियर बेटा कि जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट अपने आप को मैक्सिमम डिसॉल्व कर ले, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ आपके पास कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर जो सॉल्यूट है यानी कि शुगर यहाँ पे है वो अपने आप को मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व कर ले और उसके बाद जो उसकी अमाउंट डिसॉल्व ना हो तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट इज एडेड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या इसमें कि आप मान लीजिए आप जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम वाटर में 5.8 मोल ऑफ NaCl घुल जाते हैं, तो इतने मोल घुलने के बाद फिर नमक जो है ना पानी के जो इतने मोल घुलने के बाद वाटर में बाकी और नमक जो घुलता नहीं है, बेटा म्यूट करो चावा सकते हैं आपको, तो क्या होगा बेटा म्यूट करो शाबाश। वास्तव में डिसॉल्व नहीं होता, क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है? बताता हूँ बेटा कि हम जब किसी भी सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, हमारा सॉलिड क्या है, सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड क्या हमारा सॉल्वेंट है। जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या कंडीशन आती है कि इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, मतलब घुलना, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बताया जैसे आप इसमें शुगर डाल रहे थे इसके अंदर पानी के अंदर, तो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस है वो एक समय पे कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद शुगर इस पानी के अंदर और ऐड नहीं होगी ऐसा आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि जितनी शुगर आप डिसॉल्व करोगे उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद जितनी शुगर आप एक्स्ट्रा और ऐड करोगे वो घुलेगी, वो डिसॉल्व होगी, यानी कि उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो शुगर ऑलरेडी डिसॉल्व हो रखी है उसके पार्टिकल्स कोलाइड करके आपस में बाइंड करेंगे और वापस सॉलिड बनकर सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे दो प्रोसेस बेटा कंप्लीटली इक्वल हो जाते हैं। कौन कौन से? रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितना आप घोलोगे उतना ही शुगर अंदर से वापस बाहर निकलाएगा, यानी कि ओवरऑल कुछ नहीं घुला। आया समझ में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, उसके बाद जितनी आप कोई भी सॉल्यूट या वाली यहाँ पे शुगर एग्जांपल ले रहे हैं उसको आप डिसॉल्व करोगे तो उतना ही शुगर अंदर जो डिसॉल्व है उतनी अमाउंट बाहर निकल जाएगी और सॉलिड बनकर वापस बॉटम में नीचे डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन, और वापस जब वो बन जाएगी क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितना आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं वो नजर आएगी।
एक्चुअल में बच्चों को देखने में लगता है कि सर वो डिजोल्व हो ही नहीं रही है, देखो सर नीचे बॉटम में बची हुई है। बेटा ऐसा नहीं होता, डिजोल्व जरूर होती है, डिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन उसके बराबर ही जिस स्पीड से डिजोल्यूशन होगा शुगर का वाटर में, उसी स्पीड से जितना शुगर ऑलरेडी मिला हुआ है वो बाहर आ जाएगा। एग्री, उसके पार्टिकल स्पेस ना होने से, नजदीक आने से, टच करके, कोलाइड करके, ठीक है, वो एग्रीगेट कर जाएंगे और वो दोबारा से पार्टिकल्स की फॉर्म में, बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको भी करके बॉटम में नजर आएंगे। और ये दोनों प्रोसेस इक्वल कब होंगे, इन दोनों प्रोसेस के रेट इक्वल कब होंगे, जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया होगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि जिस ऐसा सॉल्यूशन इसमें आप और सॉल्यूट को ऐड ना कर सके। अब इसमें देखिए शुरुआत में शुगर घुल रहा था, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, जब सोल्यूट जो है आपका, सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में अगर घुल रहा है कंटिन्यू, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर आपका कंटिन्यू जो है सॉल्यूशन जो है, वो जो आपका जो इधर कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है, वो अगर और सोल्यूट को और पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने की एबिलिटी अब भी रख रहा है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, जो घूमने की एबिलिटी नहीं रख रहा, जिसमें कैपेसिटी फुल हो गई है। अब अगर उसके बाद आपने ऐड किया तो जितना आप ऐड करो उतना बाहर निकल जाएगा, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और याद रखना टेम्परेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कहा था टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड थिंग है बेटा, अगर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो बहुत 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 ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो शहद नहीं होता है, शहद वो हो गया, शुगर सिर्फ चाशनी हो गई, तो वो क्या कहलाएंगे, वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी, हाँ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उनमें सॉल्यूट की अमाउंट, जैसे शहद में 85% मिठास होती है, मतलब सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। हमारे लाइफ हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब कोई बनता है तो एक टेम्परेचर फिक्स होता है, अगर आपने टेम्परेचर को घटाया या बढ़ाया तो बेटा सॉल्यूशन की जो सोलबिलिटी है वो भी घटेगी और बढ़ेगी। कहने का मतलब अमाउंट घुलना ज्यादा है कम हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा जब शादी का माहौल होता है तो जो जो घर में खाना बनाने के लिए हलवाई आते हैं वो चीनी को घोलते हैं पानी में, ठीक है। आप भी घर में पानी में कभी नॉर्मल चीनी घोल के देखना, एक लिमिटेड अमाउंट तक घुलेगी, लेकिन जो वो हलवाई होते हैं वो बड़ी सी कढ़ाई रखते हैं, पूरा बर्तन रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं और पूरी बड़े बड़े है ना जो बोरे होते हैं, पैकेट्स होते हैं, है ना, बोरी होती चीनी की, वो 50 किलो 100 किलो चीनी उसमें डाल के और नीचे से फ्लेम को तेज कर देते हैं और उसको मिलाते रहते हैं। तो वो क्या तैयार करते हैं, वो शुगर सिरप तैयार करते हैं, चाशनी तैयार करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा होता उन्होंने, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो बेटा घोल ही नहीं पाते। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड जो है, सॉलिड यानी कि सॉल्यूट जो सॉलिड की फॉर्म में है वो लिक्विड सॉल्वेंट में घुलना शुरू कर देता है। बेटा कंडीशन याद रखना, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, ठीक है। तो अगर सॉलिड सॉल्यूट आपका, ठीक है, और लिक्विड सॉल्वेंट है तो तापमान बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। और अगर तापमान घटाते हो तो बेटा डिसोल्यूशन घट जाएगा, बढ़ेगा और घटेगा। तापमान बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन बढ़ता है और तापमान घटाने से घट जाता है। अब एग्जांपल देखिए इसमें, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, बेटा सॉल्वेंट। बताओ। जैसे शुगर हो गया, शुगर सिरप, चाशनी, इसके अलावा शहद हो गया, उनमें बेटा जो सॉल्यूट है उसकी एक्सेस अमाउंट होती है बेटा। बताओ और बताओ। और सर एक और डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर जैसे किसी भी एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले एक बार ये देख लो। मैं कह रहा था कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आता, क्या देखिए, मान लीजिए बस KCl है, कोई भी सॉल्यूट है, उसका वो एक फिक्स टेम्परेचर आपको देगा कि मान लीजिए 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और
KCl को हमने सोलवेंट में मिलाया हुआ है, ठीक है, KCl का सॉल्यूशन है कौन सा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और उस समय तापमान जो सॉल्यूशन है 38 डिग्री सेल्सियस बनाया गया है। याद रखना सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट मिली हुई है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखा दो सवाल पूछेगा, अगर हम इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, मोर देन 38 कर दें, मोर देन 38 और एक बार लेस देन 38 कर दें, तो क्या होगा। देखिए बेटा, मैंने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप तो सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता इंक्रीज होगी, यानी कि सॉल्यूट और घुलना शुरू करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो देखिए अब सॉल्युबिलिटी से देखिए कंपेयर करते हैं, आप हम पढ़ रहे थे क्या, हम ये देख रहे थे कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है क्रिस्टलाइजेशन के। अभी दोनों के रेट बराबर है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो बेटा डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, कौन बढ़ेगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। लेकिन अगर आपने तापमान कम कर दिया तो बेटा तापमान कम करने से क्या होगा, जो सॉल्वेंट था जिसने सॉल्यूट को डिसोल्व किया था वो उसके अमाउंट को और कम डिसोल्व करना शुरू कर देगा, मतलब उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो अगर तापमान 38 से नीचे आएगा, जो भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन दे रखा है उससे तापमान नीचे आया तो क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा, जो सॉल्यूट था जो डिसोल्व रखा था वो बाहर निकलना, तो ना बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, और अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बेटा रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा। बेटा ये दोनों बेटा रेट होंगे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप बताओ कौन सी डाउट था बेटा, बताओ बोलो बेटा, डाउट बताओ। सर प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस, बेटा एक कोलोइडल टेबल है, टेबल दे रखी पीछे कोलोइडल सॉल्यूशन की, उसमें 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन है, वहां से वन मास सॉल्यूशन बेटा बन सकता है, ध्यान रखना। एक सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक से पीछे उनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बन सकता है बेटा, ठीक है, उसमें 13 क्वेश्चन आएंगे आई थिंक। और जो है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा, वो तो 100% बेटा क्वेश्चन आएगा उसमें से, जो मैंने कल कराया था, ठीक है। और मैं एक बार उसको फॉर्मूला ना अभी एक बार और रिवाइज करा दूंगा। देखिए अभी प्योर पहले इम्प्योर देखिए, पहले मेटल को केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो इसको बांटा गया है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में एलिमेंट आते हैं एंड कंपाउंड्स आते हैं, और इम्प्योर में बेटा मिक्सर आता है। अब एलिमेंट देखो, प्योर सब्सटेंस को बनाने वाले कण क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब एलिमेंट में क्या होते हैं, एलिमेंट को बनाने वाले जो 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 पार्टिकल हो सकते हैं एक ही तरह के, वो या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल किसके, एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो सेम एटम से बने हो, फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये सारे एटम सेम है ना, तो क्या ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। और कंपाउंड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट एटम मौजूद हो, जैसे वाटर हो गया H2O, एक से ज्यादा एटम मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड C और O दो तरह के हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा था, मैं आपको एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, काउंट कर लेना इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, वो एटॉमिसिटी होती है। तो एलिमेंट के जो होते हैं वो बेटा तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। एग्जांपल देखो, मान लीजिए बस कॉपर है, तांबा, तो तांबे में सारे एटम्स क्या होंगे, कॉपर्स के होंगे बेटा, ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए बस हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है, आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहता है, और हाइड्रोजन का जो फिर छोटा से छोटा पार्टिकल होगा बेटा मॉलिक्यूल होगा H2, दो हाइड्रोजन जुड़ के एक पार्टिकल बनाते हैं, तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे। तो देखो बेटा प्योर हो गई, ये एक ही तरह के पार्टिकल है। पार्टिकल एक तरह के होने चाहिए, जब वो पार्टिकल बने किसी से भी हो,
कण एक तरह के होने चाहिए, ठीक है, पार्टिकल जो है वो एक तरह के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बेटा एलिमेंट होगा, ठीक है, और एलिमेंट को एक दूसरी भाषा कह सकते हैं कि एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको और सिंपलर फॉर्म में आप ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंपाउंड जो होता है वो दो एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, और ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 से बन सकता है। लेकिन जो एलिमेंट है, एलिमेंट अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड को ब्रेक करेंगे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे अलग अलग, क्योंकि वो एलिमेंट से मिलकर बना था। लेकिन अगर आप एलिमेंट को ब्रेक करेंगे तो बेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे सिंपलर फॉर्म आपको मिल नहीं सकती। तो एलिमेंट वो होगा जिसको अगर आपने ब्रेक किया तो उसको और आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट से नीचे क्या मिलेगा बेटा, एलिमेंट से नीचे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकलेंगे एटम से, फिर तो एटम है ना, निकाल लिया तो खराब हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, वो एटम ही रहेगा फिर अगर निकाल लिए तो। फिर तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कौन से, जो सेम एटम से बने हैं। और कंपाउंड भी बेटा प्योर होता है, कंपाउंड के पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा तरह के एटम से बने हैं। जैसे इधर देखो वाटर हो गया, बेटा स्क्रीन विजिबल है ना बेटा, यस मैंने ये नहीं देखना, आपको पार्टिकल नहीं देखना, पार्टिकल किससे बना हुआ है, आपको ये देखना कि पार्टिकल सारे एक जैसे होने चाहिए, बस ये देखना कि पार्टिकल कितने तरह के एटम से मिलकर बना है ना, पार्टिकल किस चीज से मिलकर बना है, किन किन सब्सटेंस से मिलकर बना है, वो नहीं देखना। आपको सिर्फ ये देखना कि जो सब्सटेंस आपके पास है उसके अंदर सारे पार्टिकल सेम होने चाहिए, जो एक पार्टिकल का जैसा जो है उसी जैसे सारे होने चाहिए, तो उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और बेटा मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर बेटा इम्प्योर है, इसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट आपके पास होते हैं इनडेफिनिट अमाउंट में। और कंपाउंड अगर बनाना आपको, तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको अमाउंट डेफिनेट चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको वाटर बनाना है, सर, जो HCl है वो प्योर सब्सटेंस है। हाँ और क्या बेटा, HCl प्योर ही है। अगर खाली आपके पास HCl है तो ये HCl क्या हो गया, कंपाउंड है ये, है बेटा। HCl का ये जो कंपाउंड का पार्टिकल मॉलिक्यूल है HCl, तो जो कंटेंट होगा उसमें सारे HCl के पार्टिकल्स होंगे, HCl 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 ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे सारे सारे। एक फॉर्मूला एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अ सिंगल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंगल पार्टिकल। सो सारे पार्टिकल HCl के हैं तो बेटा प्योर हो गया। और अगर HCl के पीछे लिख दे डाइल्यूट, तो डाइल्यूट HCl प्योर नहीं है, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिला दिया गया है, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिला दिया गया है बेटा, वो फिर वो प्योर नहीं है, ठीक है ना, उसमें वाटर है। और अगर प्योर कह रहा है, प्योर HCl है तो फिर वो कंपाउंड आपका, वो फिर ठीक है। ऐसे कंपोनेंट जिन मिक्सर, तो पहले सुनो मिक्सर क्या होता है, मिक्सर वो होते हैं जिन कंपोनेंट्स को आपने मिलाया, तो बना मिक्सर जब कब बनेगा, जब एक तो वो देखो मिक्सर, मिक्सर क्या होता है, मिक्सर में आप 2, 3, 4, 5 कितने भी कंपोनेंट आपके पास हो उनको सिंपली आप इंटरमिक्स कर दो, ठीक है, और इनडेफिनेट अमाउंट में, डेफिनेट अमाउंट उनकी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेट अमाउंट तो आपको कंपाउंड के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल वाटर बनाना आपको, तो वाटर के लिए आपको 1:8 में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो 3:8 में आपको कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8, इनका दोनों का रेशियो होना चाहिए। लेकिन मिक्सर बनाने के लिए कोई कांस्टेंट रेशियो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, मिक्सर दो तरह का होता है, कंपाउंड सारे होमोजीनियस होते हैं, ठीक है बेटा, ऑल कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। मिक्सर आप दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो में क्या होता है बेटा, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, और जीनियस मतलब कंपोजिशन, यानी कि आपने दो कंपोनेंट मिलाए हैं, कोई दो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं, 2 या 3, अगर दो कंपोनेंट मिक्स करते हो तो फिर वो दो कंपोनेंट बाइनरी कहलाएगा, 3 के लिए टर्नरी आएगा, 4 के लिए क्वार्टरी आएगा। मान लीजिए आपने शुगर और आपने वाटर को मिक्स किया है,
तो बेटा क्या होगा, शुगर और वाटर दोनों कंप्लीटली मिसिबल है, मिसी मतलब घुल जाते हैं, कंप्लीटली घुल जाएंगे। तो बीकर जो है हाँ बेटा बोलो। होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ हाँ, इसमें क्या होगा, बॉटम से लेकर बीक जो है सॉल्यूशन है और अपर सरफेस पे जहां पे सॉल्यूशन मौजूद है, इनमें शुगर और वाटर की जो अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कंप्लीटली शुगर है ना, वाटर के अंदर इक्वली फैल जाएगा चारों तरफ, और बॉटम से लेके ऊपर तक सॉल्यूशन की एक लुक आएगी, क्योंकि शुगर जो उसमें घुल चुका है, तो लुक एक आएगी, सिर्फ सिंगल लुक आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह जीनस मतलब कंपोजिशन, वो सिंपल सा डेफिनेशन है। होमोजीनस, होम मतलब सेम, genus with composition, the solution who having same composition, the solution who having same composition is known as homogeneous mixture, and hetero मतलब different, genus मतलब composition, the solution who having different composition is known as heterogeneous solution। तो यहाँ देखो शुगर प्लस वाटर, जो शुगर की अमाउंट है वाटर के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम है, हर जगह सेम है। पानी में कहीं देखो हर जगह शुगर बराबर फैल गया है, तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक है। अगर आपको बॉटम से लेके ऊपर तक एक लुक आ रही तो होमोजीनियस है। और बेटा दूसरा देखो हेट्रोजीनियस, देखो हेट्रो माने जो आपने वाटर लिया, आप इसमें सैंड ऐड कर दी, इसमें ऑयल ऐड कर दिया, तो क्या होगा बेटा, नीचे आपको ऑयल मिलेगा, सॉरी सैंड मिलेगी नीचे की हैवी होगी, ये आपस में घुलता ही नहीं है। उसके बाद आपको वाटर मिलेगा ऊपर, फिर आपको ऊपर ऑयल मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको अलग अलग लेयर बना के मिलेंगे। पहली लेयर किसकी, सैंड की, दूसरी लेयर किसकी, वाटर की, और थर्ड लेयर किसकी बेटा, ऑयल की। तो तीनों लेयर, 3 लेयर बन रही हैं, 3 फेज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बेटा, हेट्रोजीनस है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, और जीनस कंपोजिशन, सैंड की अलग अमाउंट मौजूद है, वाटर की अलग से अमाउंट मौजूद है, और ऑयल की अमाउंट अलग से मौजूद है। जो पूरा मिक्सचर तैयार हुआ है, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमाउंट्स का, वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली नहीं है, अलग अलग मौजूद है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और कंपाउंड सारे होमोजीनियस होते हैं। बताओ बेटा आगे। और सेपरेशन टेक्निक्स, इनमें क्वेश्चन 100 पूछेगा। और इसके अलावा आपके पास है जो है न्यूमेरिकल्स बेटा, सिंपल मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। स्ट्रेंथ और सोलबिलिटी, ये बेटा प्लीज ये करना फिक्स, ये भी पक्का होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला देख लो, स्ट्रेंथ और सोलिबिलिटी बता दो एक बार। स्ट्रेंथ बेटा जो अमाउंट है, स्ट्रेंथ में सॉल्यूट की अमाउंट ऊपर अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपका लीटर में होना चाहिए, अगर सॉल्यूशन आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, आपका सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में है, या आपका सॉल्यूशन एमएल में है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूट की अमाउंट ऊपर पुट करनी है, सॉल्यूशन की अमाउंट नीचे पुट करनी है, लेकिन सॉल्यूशन अमाउंट लीटर में होनी चाहिए। ये बेटा स्ट्रेंथ होता है। सर फॉर्मूले भी लिख दो सारे एक बार। ये स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर, लेकिन सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, 100% कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो और एमएल में हो तो मल्टीप्लाई 1000 कर लेना कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और एमएल बराबर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ml और 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1000, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अच्छा दूसरा सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन सॉल्वेंट की अमाउंट इन ग्राम इनटू 100, इसकी यूनिट ग्राम आएगी, ठीक है। और इसके अलावा मास परसेंट बेटा क्या आएगा, मास वेस्ट सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर, सॉल्यूशन का अमाउंट नीचे इनटू 100, WA प्लस WB, वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को जोड़ोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ये यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है, बस जो आंसर है उसमें परसेंट लगा देना, साइन ऐसे परसेंट का साइन। वॉल्यूम परसेंट, इसको B बाई B परसेंट से लिखते हैं, ऊपर वाले को W बाई W परसेंट से लिखते हैं। इसमें बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू 100, ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, ml में होंगे। सॉल्यूट की भी वॉल्यूम दी होगी और सॉल्वेंट की भी वॉल्यूम दी होगी। अगर आपको ये ना कहे कि मास परसेंट निकालो, वॉल्यूम परसेंट निकालो, और सिंपल कहे कि कंसंट्रेशन निकालो, तो जो अमाउंट दी गई है उनकी यूनिट्स देख लेना। अगर मान लीजिए सॉल्यूट ग्राम में, सॉल्वेंट ग्राम में, तो आपको मास परसेंट निकालना है। अगर सॉल्यूट की वॉल्यूम ml में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, सॉल्वेंट भी ml या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है। और अगर आपको सॉल्यूट दे दे
ग्राम में, ठीक है बेटा, और वॉल्यूम सॉल्यूशन की दे, सॉल्यूशन कंप्लीट वॉल्यूम दे दे, तो फिर निकलेगा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंट, WA बाय सॉल्यूशन अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा इनटू 100। ठीक है, ये आपके 5 फॉर्मूला जो कवर होंगे बेटा इस सिलेबस के अंदर। ठीक है बेटा, इसमें देखो, बताओ कुछ पूछना हो तो। नो सर। यस सर। बताओ बेटा, बताओ। देखो केमिस्ट्री में रिटर्न में जो अभी आप एसए एग्जाम, सॉरी जो सब्जेक्टिव एग्जाम करोगे वो 8 से लेके 9:30 तक है। 100% अटेंडेंस होनी जरूरी है बच्चे, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो एग्जाम से परहेज करेगा। प्लस फिर ऑनलाइन एग्जाम सर वॉल्यूम 1